बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। गुज़िश्ता रोज़ से ये मामला पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी गर्म है कि क्या हमारे यहाँ डेथ की तादाद बढ़ गई है और वो तादाद जो कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद है वो सही तादाद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी जिनकी डेथ हुई है, ये कहा जा रहा है कि उनके टेस्ट नहीं हुए, इस वजह से उनका नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है, वरना ज़ाहिरी हालात ये हैं कि वो कोरोना से इफ़ेक्ट हुए। साथ साथ इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हो रही है, ओपीडीज़ अगर बंद हैं तो क्या उसके नुकसानात हो रहे हैं, और साथ साथ ये कि जो रिलीफ़ का या जो डॉक्टर्स की जो सूरत हाल है हॉस्पिटल्स की, उसके ऊपर, क्योंकि यही अहम तरीन मौज़ूआत हैं आज के हवाले से, तो उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंडस हॉस्पिटल के सरबराह। मेरे साथ मौजूद हैं ईदी ट्रस्ट के सरबराह मोहतरम जनाब फैसल ईदी साहब, और मेरे तीसरे मेहमान हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध के सदर डॉक्टर उमर सुल्तान साहब। मेरे तीनों मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फैसल ईदी साहब, ये कन्फ्यूजन है कि डेथ टोल बढ़ गया है या नहीं, ये रियलिटी है, ये अफवाहें हैं, या वाकई में जो आपके आदाद शुमार हैं वो ये है कि ऐसे पेशेंट्स जिनके कोरोना के टेस्ट नहीं हुए लेकिन उनकी डेथ हुई हैं, और ख़्याल ये है कि उनकी डेथ जो है वो उसमें एक सबब जो है वो कोरोना वायरस भी हो। डेड बॉडीज़ आई हैं, और जो डेड बॉडीज़ अब आ रही हैं हमारे पास, जो 70% ज़्यादा हैं, इनमें ज़्यादातर ओल्ड एज हैं, जिनकी उम्रें जो हैं वो 70 साल 80 साल इस तरह की हैं। और इसमें जो हमें डाउट्स थे कि ये शायद कोरोना के हों, लेकिन मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के हमने जब इनसे जब डेटा शेयर किया तो उन्होंने यही कहा कि मेडिकल इस वक्त जो ट्रीटमेंट्स हैं, जीपीज़ हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्होंने अपनी क्लिनिक्स बंद की हुई हैं। ओपीडीज़ बहुत सारी जगहों पे बंद हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को जो है वो अटेंशन नहीं मिल रही और उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। इस वजह से भी जो है वो लोगों की डेथ्स में इजाफा हुआ है। इन सबको जो है वो कोरोना वायरस से हलाक होने का हम जो है वो कहेंगे तो वो दुरुस्त नहीं होगा। मुमकिन है शायद इसमें सस्पेक्टेड कुछ पेशेंट्स हों, लेकिन सब जो है वो सस्पेक्टेड नहीं है। जी, डॉक्टर उमर सुल्तान साहब, आप एग्री करते हैं कि ये ओपीडीज़ बंद होने से जो दीगर पेशेंट हैं, चाहे वो हार्ट के पेशेंट हों, चाहे वो शुगर के हों या हों, उनकी डेथ रेशो बढ़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया है बात करने का। इसमें देखिए, हम कंपैरिजन अगर करें तो हमें पिछले साल का स्टैट्स निकालने पड़ेंगे कि इन 15 दिन में कितने डेथ हुई हैं और अब ये डेथ बढ़ी हैं या कम हुई हैं। और इसमें देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये नहीं पता कि कंफर्म कोरोना के केसेस हैं या नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अपनी स्क्रीनिंग के प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो इल पेशेंट हैं वो जो है कम से कम पता चल सके कि ये कोरोना है या नहीं है। अगर है तो उनको आइसोलेट किया जाए। दूसरी बात, एक फियर फैक्टर है, लोगों के अंदर अलामात आ भी रही हैं तो वो आ नहीं रहे। हमने खौफ की एक फिजा ज्यादा जो है वो बना ली है। खौफ के बजाय हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी चाहिए। जो भी एहतियाती तदाबीर गवर्नमेंट और डॉक्टर्स बता रहे हैं उन पर अमल करना चाहिए। और स्क्रीनिंग का जो अमल है, मेरी सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की स्क्रीनिंग करें, ताकि वो दूसरों को इन्फेक्ट ना करें और दूसरे मरीजों को इन्फेक्ट ना करे। ये बात आपकी दुरुस्त है कि ओपीडी तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल की वक्त है, मुतासिर है, जिसकी वजह से जो पुराने क्रोनिक पेशेंट हैं, खासतौर पर ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रोक, सीएलडी, दमे के और गुर्दों फेलियर के जो मरीज हैं वो बेचारे मुतासिर हो रहे हैं, और जिसकी वजह से उनकी अमवात जो है वो ज्यादा हो रही है। ठीक। डॉक्टर बारी साहब, ये दोनों का मौक़िफ़ आपने सुना, फैसल ईदी साहब का भी, डॉक्टर उमर सुल्तान साहब का भी। आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं कि ये ओपीडीज़ के बंद होने की वजह से ये मामला हुआ है, या फिर वाकई ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंदर कोरोना के सिम्टम्स हैं, लेकिन चूँकि उनके टेस्ट नहीं हुए, चूँकि मालूम नहीं हो सका, तो वो डेथ कॉज जो है वो कोरोना कंसीडर नहीं होगी, लेकिन बहरहाल ये रेशो बढ़ गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोरोना के डेथ 100 हो रही हों और इसकी वजह से नुकसान हो रहा हो, और हमारे जो डेथ टोल है वो 200 और 400 दूसरे लोग इफ़ेक्ट हो रहे हों जो दूसरी बीमारियों के? नहीं, नॉट रियली। मैं तो उसको नहीं समझता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि जो एमरजेंसीज तो तमाम हॉस्पिटल्स की खुली हुई हैं, एमरजेंसी में मरीज देखे जा रहे हैं। और जो ओपीडी बंद थी, लेकिन ये है कि कुछ जो ओपीडीज जो है ना, कुछ मरीज जो ओपीडी में आते थे वो बहुत मामूली किस्म के मरज वक्त के लेके आ जाते थे। अगर नंबर्स बहुत ज़्यादा होते थे वो मरज थे जो कि उनके घर के पास उसका इलाज हो सकता था, लेकिन वो लोग सब यहाँ जमा आ जाते थे। अब ओपीडी किसी को इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी पे रश बढ़ गया है डेफिनेटली, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं
जो कि जिनको तकलीफ ज़्यादा है लेकिन इमरजेंसी नहीं है। तो इसलिए हमने अपने सिस्टम में तो फैमिली मेडिसिन क्लिनिक को जारी रखा था और मरीज़ों को वहाँ देख रहे थे। तो आई डोंट थिंक कि इसकी वजह से या कोरोना के डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि हार्ट के पेशेंट जो है ना वो NICVD जाते हैं, वहाँ कोरोना नहीं जाता है, तो वो और दूसरे अस्पताल भी इमरजेंसी दे रहे हैं, हम भी अपनी दूसरी इमरजेंसी देख रहे थे। तो हाँ, कुछ डेथ्स ऐसी हुई होंगी, जैसे इंडस में भी 5-6 ऐसी हुई थी जिनको सांस की तकलीफ थी, और वो उसको फिर जब टेस्ट किया गया, उनकी जब इमरजेंसी में आके उनका इंतकाल हुआ। कुछ लोग ब्रॉड डेड भी आए थे, उनका जब टेस्ट किया गया, हमारी एक पॉलिसी थी कि कोई भी जिसमें भी निमोनिया की वजह से या सांस की वजह से कोई तकलीफ से किसी की डेथ हो, तो उसका हम कोरोना के स्वाब ले लेते थे, टेस्ट कर लेते थे। उसमें 8 में से कुछ 6 ऐसे थे जिनमें कोरोना पॉजिटिव आया था। असल में मेरी लोगों से वो है, रिक्वेस्ट है कि अगर खुदा नखास्ता घर पे कोई बीमार है और उसको थोड़े सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो अस्पताल लेके जाएं। अल्लाह की तरफ से एक आई भी है, वो किसी को भी आ सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसकी फैलने की वजह से। अगर जल्दी आ जाएंगे तो उनकी जानें बचाई जा सकती हैं। और उनके अलावा ये भी सबको सोचना चाहिए कि देखें, अपने आप को खुदारा बिला ज़रूरत अपने घर से बाहर ना निकले। ठीक बात। क्योंकि आप सिर्फ जो है ना, सबसे पहले अपने घर वालों को खतरे में डालते हैं, अपने वालिदैन को, जिनको कोई और बीमारी भी होती है तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं लगने के, या अपने बच्चों को। तो उनकी खातिर मैं इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा आप बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। फैसल ईदी साहब, ये फरमाइएगा कि आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, मिलते हैं, जो डॉक्टर उमर सुल्तान ने बात की कि खौफ है, वो कितना खौफ है लोगों के अंदर इस हवाले से, और लोग छुपा जो रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं, क्या है? हाँ, बिल्कुल खौफ है। जब वो बीमार होते हैं तो वो इसलिए खौफज़दा होते हैं कि उनको कहीं जो है वो आइसोलेशन जो सेंटर्स बने हुए हैं उनमें बंद ना कर दिया जाए। और अजीब व गरीब जो है वो प्रोपेगेंडा हुआ है बहुत सारे लोगों की तरफ से, जो मरीज़ पुराने गए हुए थे कि अंदर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पता नहीं खाना नहीं है, तो इसलिए लोग जो है वो नहीं जाना चाहते आइसोलेशन वार्ड में। जो जिंदा पेशेंट है वो, और जो खुदा न खास्ता अगर मर जाता है तो वो डरते हैं कि अगर हम डिक्लेयर कर देंगे तो हमारी लाश जो है वो छीन लेंगे, हमारे प्यारे की, हमारे बाप की, हमारी वालदा की, हमारे भाई की जो है वो मैयत को पुलिस आके छीन के ले जाएगी और अपने मर्जी से ऐसी तदफीन कर देंगे और इसकी आखिरी रसूमात नहीं होने देंगे। तो ये भी एक मजहबी जो है वो फरीज़ा देने के लिए लोगों में ये जो है वो मौजूद है खदशात। लेकिन हालांकि ये होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कोरोना का पेशेंट इंतकाल कर जाता है तो उसका हम बिल्कुल इस्लामी तरीके से गुस्ल कर सकते हैं और कोई भी इशू नहीं है। उसको हम जो है वो डिसइंफेक्ट भी कर सकते हैं और वो अगर सर्द खाने में भी रखना चाहे तो भी रख सकता है, और अगर अपने साथ ले जाना चाहे। सिर्फ और सिर्फ नमाज जनाजा पे इशू है कि नमाज जनाजा जो है वो बड़ी तादाद में ना पढ़ाई जाए, 3-4 लोग मिलके फासला रखते हुए नमाज जनाजा पढ़ लें। बाकी तमाम इस्लामी अवेयरनेस का इशू है, लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है। असल में खौफ पैदा हो गया, खौफ से निकले कैसे, उस खौफ से कैसे निकलेंगे बाहर? इसमें हुआ ये कि कुछ वीडियोस ऐसी वायरल हुई हैं शुरू के दिनों में और अब भी हो रही हैं, जिसमें लाशों को जो है वो इनके घर वालों से ले जाके ख़ुद इंतज़ामिया ने दफन किया है। तो इंतज़ामिया अगर दफन भी करती हैं तो ये प्रोसीजर्स अपनाए जा सकते हैं, इसमें मना ये नहीं किया गया। एक सूरत में हो सकता है कि हमें इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़े और ये सारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो हैं उनको रद्द करना पड़े। वो उस सूरत में कि जैसे न्यूयॉर्क में जो है वो एक दिन में 600-600 700-700 800 हलाकतें होती हैं, तो फिर इतने बंदे नहीं होते जो गुस्ल दे सकें, इतनी कब्रिस्तान नहीं होते कि जो है वो इनकी कब्रें खोदी जा सके, तो उसमें फिर इज्तिमाई कब्रें खोदी जाती हैं और गुस्ल भी जो है वो फिर रस्मन जो है वो जल्दी दिए जाते हैं और बाज़ औक़ात तो नहीं भी दिए जाते क्योंकि आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती। फिर उस सूरत में जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर होती है और उसमें ये फिर सारी चीज़ें नज़रअंदाज की जाती हैं। डॉक्टर बारी साहब ये फरमाइए, और इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में कतन नहीं है। अच्छा, नहीं है। डॉक्टर बारी साहब ये बता दें कि कोरोना की अगर एक्चुअल सूरत हाल हम कहें तो क्या है, ये कंट्रोल में है कोरोना, या इसके अंदर जो है जितनी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा है, उससे कम है, हम खड़े हुए कहाँ हैं? देखिए, अभी तक तो ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आती है। मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी कि लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस हुई है और लॉकडाउन की वजह से प्रोग्रेस स्लो थी कि इतना फैल नहीं रहा है।
लेकिन थोड़ी सी एक चीज़ है कि सीरियस पेशेंट्स कुछ आ रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी अगर लॉकडाउन को अच्छी तरह मैनेज कर लिया तो होपफुली मैनेज कर सकेंगे उसको। जी डॉक्टर उमर सुल्तान साहब, इसके ऊपर आपकी राय भी जी मैं जी जानना चाहूँगा कि क्या है, आपको फील्ड में काम कर रहे हैं, जी कोरोना के जी पेशेंट जिस तरीके से डॉक्टर बारी ने फरमाया कि उतनी नहीं है जितने दुनिया के दूसरे ममालिक में, एग्री करते हैं आप इस बात से? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तो अल्लाह का फजल है कि वो इतनी नहीं है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अभी हमारी स्क्रीनिंग बहुत कम हुई है। जी ये बात। तकरीबन 16,000 के करीब हमारी स्क्रीनिंग हुई है और उसमें से 18,000 के करीब स्क्रीनिंग हुई है और 2,000 हमारे केस सिर्फ सिंध में पॉजिटिव है ना। तो स्क्रीनिंग के अमल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि हम ये देख सकेंगे। इसमें देखिए कोरोना को जो आप एक टाइम स्पैन देखेंगे कि ये 16 से 20 हफ्ते तक मुल्कों में रहा है और 10वें से जो 14वां हफ्ता है, यानी 25 अप्रैल से 25 मई तक का जो 4 हफ्ते होंगे वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ठीक। उसमें बहुत ज़्यादा मरीज निकल के सामने आते हैं। तो आगे आने वाला टाइम पीरियड हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी चाहिए, घरों पे रहना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड वॉशिंग करें और गैर ज़रूरी तौर पे घरों से ना निकलें। ठीक बात। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो कर्व एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो कर्व होगा वो इतना बढ़ेगा नहीं और इंशाल्लाह ये कर्व फ्लैटन होता चला जाएगा और हम इस वबा पे काबू पा लेंगे। फैसल भाई, ये है कि वो स्क्रीनिंग के अमल को ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि लोगों को हम आइसोलेट कर सकें। आपको पता है कि ट्रॉमा सेंटर में तकरीबन 23 से ऊपर हेल्थ केयर प्रोफेशनल पॉजिटिव हुए और वो तकरीबन ट्रॉमा सेंटर में ताले लग गए हैं। ये बिल्कुल इसी ये तरह और NHS में 4 नश्तर डॉक्टर नश्तर पॉजिटिव के हो गए अंदर है हैं। बहुत। हेल्थ और केयर प्रोफेशनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डॉक्टर पॉजिटिव हो जाएगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा, तो अपने दूसरे डॉक्टर को लगा सकता है। जिस मरीज को चेक करेगा उसको ये कोरोना लग सकता है और उसके अलावा अपनी फैमिली उसकी मुतासिर हो सकती है। तो हमारी पहली डिमांड ये है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को स्क्रीन किया जाए, स्क्रीनिंग के अमल को, इसके नंबर्स को बढ़ाया जाए ताकि एक्चुअल फिगर हमारे सामने आए। और आवाम से दरख्वास्त है कि देखें, अगर ये कोरोना से डरना नहीं है, एहतियात जरूर करनी है, अल्लाह ताला से भी हमें इस्तग़फ़ार करने की जरूरत है। अगर आप में अलामात नहीं आ रही और आप टेस्ट करा रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है, तो आप घर पे भी क्वारंटीन हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि अगर हम आपको यहाँ रखेंगे। ठीक है। आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिसमें कोई अलामात नहीं है अपने घर में 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो सकता है। और इसके अलावा अगर अलामात आ रही है तो आके हॉस्पिटल में एडमिट हो। इसका मोर्टेलिटी रेशियो बहुत कम है पाकिस्तान में, तो और ज़्यादा कम है, 2% से भी कम है। तो आप जो है घबराएं नहीं, अपने मर्ज को छुपाएं नहीं। इससे ठीक डॉक्टर नुकसान साहब, ये हो रहा है कि ठीक। आपकी तमाम फैमिली मुतासिर हो रही है, आपका मोहल्ला मुतासिर हो रहा है, आपका शहर मुतासिर हो रहा है। तो ठीक। अपने अपने चीज़ों को ना छुपाएं, बल्कि अलामात आते हैं पर टेस्ट करवाएं। और मेरी गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त है कि चीज़ों अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए मसाजिद का भी इस्तेमाल करें, उलमा कराम को भी अपने एतमाद में लें, डॉक्टरों की हदायत जो है उनको बताएं, वो आगे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जो है वो खौफ की फ़ज़ा कम हो सके और लोग जो हैं वो अपनी अलामात को बता सकें। ठीक, मैं इससे पहले फैसल साहब की तरफ जाऊँ, डॉक्टर बारी साहब, ये जो डॉक्टर उमर सुल्तान साहब ने पॉइंट उठाया, डॉक्टर्स की जो सेफ्टी किट्स, जो पीपीईस के मामलात थे, इसके ऊपर कुछ बेहतरी हो रही है? डॉक्टर्स की जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उसके हवाले से जो सूरत हाल थी उसमें बेहतरी आ रही है? नहीं, अब बेहतरी आई है, बेहतरी आई है। दूसरे असल में मसला ये हो गया था कि कुछ आम आवाम जो है ना, क्योंकि मास्क या वो जो पीपीईस थे, ये जो है ना, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए होनी चाहिए थी। आम आवाम ने भी जब लेना शुरू कर दिया तो उसकी शॉर्टेज आ गई। अब ये है कि कोई लोकल इंडस्ट्री में भी डेवलपमेंट शुरू हो गई है, लोग यहाँ बनाना शुरू हो गए हैं, तो उसकी हालात बेहतर है। डेफिनेटली अब बेहतरी हुई है, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी चीज़ें खरीदी हैं और पूरा मुल्क इसके पीछे लगा हुआ है क्योंकि एक नेशनल इमरजेंसी है। हर गवर्नमेंट अपना तय कोशिश कर रही है और हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी करनी चाहिए, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे आम शहरी हो, आपका मीडिया हो, इन सबको हम सब मिलकर करेंगे तो इंशाअल्लाह यकजहती के साथ इंशाअल्लाह इस मर्ज से जल्दी काबू पा लेंगे। फैसल साहब, एक एतराज़ जो है वो आपके ऊपर आया सोशल मीडिया पे, मैंने बहुत उसके क्लिप्स भी देखे, लोगों ने चीज़ें भी लिख रखी थी और वो एतराज़ ये था कि लोग ईदी ट्रस्ट को पैसा देते हैं, ईदी ट्रस्ट की क्रेडिबिलिटी की वजह से आपके पास डोनेशन देते हैं और वो चाहते हैं कि ईदी ट्रस्ट वो पैसा खर्च करे। आप लोगों का वो पैसा 1 करोड़ रुपए आपने जाके वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को दे दिया कि ये कोरोना फंड में इस्तेमाल करें। तो अगर भाई किसी ने ये पैसे इमरान खान को ही देने थे तो वो डायरेक्ट कोरोना फंड में जमा करा देता। आपके ऊपर तो ट्रस्ट करके आपको पैसे दिए, तो आपने लोगों के पैसे उठा के किस तरीके से इमरान खान साहब को दे दिए?
सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इस वक्त डोनेशन बहुत कम आ रही है, ये हमने अपने रिजर्व पैसों में से दिए हैं, रिजर्व जो है वो डोनेशन में से दिया है। इसके अलावा हमने ईरान को 3 करोड़ 15 लाख रुपए दिए हैं, हमने इटली को 3 लाख डॉलर दिए हैं, हमने चाइना को 3 लाख डॉलर की ऑफर की हुई है, जो कि पता नहीं कोई वजह बनी है कि वो हमसे ले नहीं रहे, लेकिन हमने जो है वो मुख्तलिफ दीगर मुल्कों में और हम पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी इसके बहुत ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं और हमवात हो रही हैं, हम उन गवर्नमेंट के साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे इस कॉज से हट के हमने काम नहीं किया, और इमरान खान पे अगर किसी को कोई एतराज़ है तो हमने हुकूमत पाकिस्तान को दिया है और कोरोना के कॉज के लिए दिया है, कोरोना से फाइट के कॉज के लिए दिया है। तो इसमें और दूसरा ये कि हुकूमत से हट के काम, इमरान खान को नहीं दिए, हुकूमत पाकिस्तान को दिए, लेकिन रिजर्व फंड तो लोगों का ही दिया हुआ पैसा होगा, जो रिजर्व फंड है आपके पास। बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान को दिया है, और हुकूमत पाकिस्तान भी इसी कॉज में काम कर रही है और जिस कॉज में हम काम कर रहे हैं, और हुकूमत से लड़के जो है या अलग होके हम कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेंगे आवाम को। और एक ही पेज पे रहते हुए जो है वो दोनों इदारे, अगर हुकूमती इदारे और हमारे इदारे अगर मिल के काम करेंगे तो लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर हम लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की टांगें खींचते रहेंगे, तो नुकसान आवाम को होगा, मरीज़ों को होगा, और अमवात का इजाफा होगा, और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होंगे। तो बेहतर है कि अभी इस वक्त आपस में लड़ने की बजाय, तनकीद करने की बजाय हुकूमत के साथ मिल के ताउन करें, तमाम हुकूमतें आपस में मिल लें, और अपोजिशन और इक़्तिदार में जो लोग पॉलिटिशियंस हैं वो आपसी इख्तलाफात को भुला दें और मिल के काम करें। जब तक कोरोना का इशू है, इसके बाद फिर मिल के जितना भी लड़ना है बाद में लड़ते रहना, लेकिन इस वक्त लड़ाई का टाइम नहीं है। फैसल भाई, ये खैर बात लंबी हो जाएगी, मगर साथ साथ ये भी लिखा हुआ था कि हुकूमतें रिफाई तंजीमों को पैसे दिया करते हैं, उनकी मदद करते हैं कि जी आप ये वेलफेयर के काम करें, मगर यहाँ तो रिफाई या वेलफेयर की तंजीमें हुकूमत को पैसे दे रही हैं, उल्टी गंगा बह रही है। नहीं, हुकूमत हमें भी देती है, लेकिन हमसे काफ़ी टैक्स लिया है, वो भी हमें उनसे वापस लेना है। वो फिक्र ना करें, ये लेन देन चलता रहता है, लेकिन काम हम मिलके ही करेंगे। कल आपने इमरान खान साहब को क्या कहा और इमरान खान साहब ने आपको क्या कहा, या इसकी नौबत ही नहीं आई, सिर्फ आपने चेक दिया और आप आ गए? हाँ, मेरी इमरान खान साहब से बहुत कम बात हुई, और जब वो जाने लगे तो किसी ने इंट्रोडक्शन करवाई कि ये फैसल ईदी साहब हैं, तो फिर मेरी उनसे थोड़ी सी आधे मिनट के लिए बात हुई। तो यानी इमरान खान साहब को ये मालूम ही नहीं था कि वो फैसल ईदी से मिल रहे? नहीं, उनके जहन में नहीं था, तो किसी ने इंट्रोडक्शन करवाया जाते वक्त, तो वो गेट पे खड़े हो गए, फिर उन्होंने मेरे से आधे मिनट के लिए बात की। तो मैंने उनसे 2 चीज़ों की रिक्वेस्ट की कि हमारी जो है वो हमसे टैक्स वसूल किया जाता है, हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे SRO की एक लिस्ट होती है कस्टम के, उसमें आप इन चीज़ों का आइटम्स का नाम डाल देंगे तो हमें टैक्स नहीं लिया जाएगा। और दूसरा मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हम ईदी जो है वो यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते हैं, तो हमें एक फेडरल चार्टर जो है वो दिया जाए, ताकि हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो एजुकेशन की फील्ड में जो है वो काम कर सकें। तो उन्होंने दोनों का जो है उन्होंने बिल्कुल अपने सेक्रेटरी को कहा कि इनकी जो है वो दरख्वास्तें ले लें, और इस पे हम जो है वो जल्द जो है वो उनसे आपसे रब्ता करेंगे। और लेकिन फैसल ईदी साहब, ये कितनी अजीब बात आपने और की है कि मैं समझने से कासिर हो गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे वन ऑफ दी जिसको कहें कि बड़े इदारे के सरबराह फैसल ईदी साहब के लिए उनको तारुफ की ज़रूरत पड़ रही है कि ये फैसल ईदी साहब हैं, वो उनको जानते नहीं है, तो फिर वो कहते हैं मेरा 30 साल का सोशल वर्क का तजर्बा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बिजी रहे हैं, और हमारी चूंकि मुलाकातें नहीं होती इसलिए जो है वो पहचान नहीं पाए, लेकिन बाद में जब उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया तो बिल्कुल पहचान गए और उन्होंने मेरी बात भी सुनी। फैसल ईदी साहब, डॉक्टर उमर सुल्तान साहब, डॉक्टर बारी साहब, मेरे तीनों मेहमानों का शुक्रिया। नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे बात होती है पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है। आज जो अनाउंसमेंट हुए हैं G20 के हवाले से, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बड़ा रिलीफ मिल गया है, मुल्क की जो इकॉनमी की सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में गुफ्तगू करेंगे मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पाकिस्तान की वजह से 76 ममालिक को रिलीफ मिल गया है, और जो G20 का डिसीजन है वो बहुत अच्छा डिसीजन है। IMF के हवाले से भी कुछ पेशरफ की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। इसी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुमताज़ माहिर मईशत मोहतरम जनाब डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब। मेरे मेहमान हैं साबिक़ सेक्रेटरी ख़जाना मोहतरम जनाब डॉक्टर वक़ार मसूद खान साहब।
डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, पहले तो ये ज़रा नाजरीन के लिए ज़रा इलेबरेट कर दीजिएगा कि ये जो G20 ममालिक के हवाले से आज बड़े ज़ोर शोर से कहा गया कि बहुत बड़ी कामयाबी हुई है और पाकिस्तान की वजह से कुछ 76 ममालिक का फ़ायदा हो गया ये है क्या? ये इतनी बड़ी कामयाबी है भी जिसका इतना बड़ा क्रेडिट लिया जा रहा है, और क्या ये पाकिस्तान की कामयाबी है, और इससे पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल होंगे, मईशत पर क्या असर पड़ेगा? ज़रा इस पर रोशनी डाल दीजिएगा। देखिए, अगर तो हम कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का पीरियड है और इस दौरान हमें वसाइल चाहिए, हमारे पास वसाइल कम हैं, तो हमारा डेट रिलीफ के नतीजे में कोई इजाफी वसाइल क्रिएट होने वाले नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप बजट 2019-20 जो हमने बनाया था उसको निकाल के देखें तो उसमें जो हमने अमाउंट मुख्तस कर रखी है अपनी डेट सर्विसिंग के लिए, सूद की मत देने के लिए, वो तकरीबन 2,900 अरब रुपए है। और उसमें से 2,500 अरब रुपए की जो अमाउंट है वो अंदरूनी कर्जाजात की सर्विसिंग पे है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे बजट के ऊपर जो कर्जाजात का बोझ है वो 88% जो है वो अंदरूनी है और 12% जो है वो बैरूनी है। तो इसका मतलब है कि जब तक अंदरूनी कर्जाजात का बोझ कम नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंट, कोई बहुत बड़ी सारी कामयाबी इसको करार नहीं दिया जा सकता। जो 12% बोझ है हमारे कर्जाजात का, जो बैरूनी कर्जाजात का है, उसमें से भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कमर्शियल कर्जाजात कहलाते हैं। वो कोई किसी मुल्क की ताकत में नहीं है कि वो कर्जाजात माफ कर सकें या उन पे किसी किस्म की रिलीफ दे सकें। वो प्राइवेट बैंकर्स का कर्जा है, वो कमर्शियल कर्जा है, वो जो हमने बॉन्ड फ्लोट किए हैं उनका कर्जा है। तो इसका असर जो है हमारी मईशत के ऊपर, वो मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी तब्दीली इसके नतीजे में आने वाली नहीं है। ठीक। वकार मसूद खान साहब, ये फरमाइएगा कि जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कितना बड़ा रिलीफ हमें मिला है? जो कहते हैं जी G20 से ये हुआ और बल्कि पाकिस्तान की वजह से कुछ 76 ममालिक को फ़ायदा हो गया, तो ये है क्या? देखिए, ये यकीनन इस वक्त हमारे लिए, मईशत के लिए एक बड़ा बोझ है डेट सर्विसिंग, और मुझे उसके सही नंबर्स नहीं मालूम। अभी मैंने सुना है एक साहब कह रहे थे कोई 12 बिलियन। जी ऐसा ही है, 10 से 12 बिलियन के बीच में। हाँ, तो 10 से 12 बिलियन डॉलर का इम्पैक्ट जो है वो आएगा। यानी ये वो अक़सात हैं जो अभी आपको अदा करनी थी इस जून तक या जरा कुछ आगे, तो उसे उन्होंने अब 2 साल के लिए जो है मुलतवी कर दिया है। तो एक तरह से हमारे लिए इन हालात में जब हर तरफ वाही तबाही फैली हुई है, तो हम पर कम से कम डेट सर्विसिंग का, कर्जों की अदायगी का बोझ जो है वो कम हो गया है। और G20 ने जो वादा किया था जब उनकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो उन्होंने पूरा कर दिया है। फ़ारूक सलीम साहब, IMF के हवाले से जो हम कह रहे हैं कि नेगोशिएशंस हो रही हैं, 1.4 बिलियन डॉलर की हमें जो है वो इमदाद मिल जाएगी, उसका स्टेटस क्या है? वहाँ पे क्या सूरत हाल है IMF के टुवर्ड्स पाकिस्तान? क्योंकि पिछले दिनों जो एक प्रेस रिलीज़ आई थी जिन 25 ममालिक का जिक्र था, उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था। इसका स्टेटस क्या है हमारा और IMF का? जी, एक IMF ने कोरोना वायरस के बाद एक ऐलान किया था अपनी रैपिड फाइनेंस फैसिलिटी का। ये शायद उसी तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि उसमें से शायद हमें 1.4 बिलियन डॉलर एलोकेट किया जाए। उसको इमदाद कहना गलत होगा, वो इजाफी कर्जाजात हैं, लेकिन उससे इजाफी वसाइल ज़रूर पैदा हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो 450 मिलियन डॉलर की एक किस्त हमें मिलने वाली थी, उसको डिफ़र कर दिया गया है, डिले कर दिया गया है। और ये 1.4 बिलियन डॉलर का जो पैकेज है, इसके ऊपर गौर व खौस जारी है। अगर वो हमें मिलता है तो ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान के पास इजाफी जो वसाइल हैं वो एक्चुअली क्रिएट होंगे और उनका हम इस्तेमाल कर सकेंगे कोरोना वायरस की जंग के लिए। एक और नहीं, यानी फ़ारूक साहब, एड नहीं होगी, ये कर्जा होगा मजीद, और इसमें ये 450 भी ऐड होंगे या अलहदा से होगा? ये थोड़ा सा ये भी बता दें। ये अभी तक क्लियर नहीं है,
मेरी जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि वो 450 मिलियन की जो हमें किस्त मिलने वाली थी, वो प्रॉब्ली ये 1.4 बिलियन का हिस्सा बन के हमारे पास आएगी। लेकिन अगर $1 बिलियन भी इजाफी मिल रहा है, तो ये एक्स्ट्रा वसाइल हैं, ये हमारी हमारी जो माली ताकत है उसको उसमें इजाफा करेंगे, और हमारी कैपेबिलिटी जो है मईशत को सहारा देने की, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये भी याद रखिए कि IMF के ग्रांट्स तो मैंने सुनी नहीं है, उनके अमूमन जो हैं वो इजाफी कर्जाजात आते हैं, और वो कर्जाजात फिर एट सम स्टेज हमें वापस भी करने वो पड़ेंगे। इजाफी बोझ भी बिल्कुल। फ़ारूक सलीम साहब कह रहे थे कि ये इमदाद नहीं है, बेसिकली ये तो हमें हमारी जो किस्त थी वो डेफर हुई है $400 मिलियन की, और अभी एक नए पैकेज की बात हो रही है। ये इमदाद नहीं है, ये दर हकीकत एक किस्म का एक और लोन है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, यकीनन मतलब जो है कर्ज भी वक्त ज़रूरत मिलना जो है वो मदद के ज़ुमरे में आता है। ठीक। तो ये मदद है, और क्योंकि इंतहाई कम शरह के ऊपर आपको कौन इस शरह के ऊपर दुनिया में अगर आप कर्ज लेने जाएं, तो इस वक्त जो हालात हैं, सारी जो बैनुल अक़वामी मार्केट्स हैं उनमें भी कसाद बाजारी फैली हुई है, तो कोई कर्ज नहीं देता आपको। IMF ने मतलब उसके पास भी जो पैसे हैं, कोई फ्री के पैसे तो है नहीं, ठीक। उसने भी जो है कर्ज के तौर पे ही मार्केट से उठाए हुए हैं, तो वो उसके तहत आ रही है, जो बहुत अच्छी बात है। और फिर ये सहूलत हो गई कि क्योंकि आपका सेकंड रिव्यू कंप्लीट नहीं हो सका था और $450 मिलियन आपके जो है वो इल्तवा में पड़ गए थे, तो अब यानी अगर उतना भी, क्योंकि 1.4 बिलियन है, तो ऑन टॉप ऑफ दैट $1 बिलियन एडिशनली आपके पास। देखें, ये तो आप कैश फ्लो को देखें, शराइत इसकी तो बड़ी नर्म है, बल्कि इसका प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोग्राम क्या होगा अभी तो इस वक्त जो है हालत नज़ा में है, मुअत्तल है, तो वो जब प्रोग्राम से हटकर इसके साथ कोई शराइत नहीं है। ये मेंबर ममालिक के लिए है, और अभी MD ने ये कहा है कि आधी दुनिया ने हमसे दरख्वास्त की है, हमारे पास जो $1 ट्रिलियन का हम कर्जा देंगे, उसको मांगने के लिए लोग आ गए हैं। तो लिहाजा ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। वर्ल्ड बैंक भी आएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कर रहा है। तो अल्लाह से तो असल बसल दरख्वास्त जो है हमारी ये होनी चाहिए कि इस मुसीबत से हमें निजात मिले, तो हमारे पास कुछ ऐसे असासे और कुछ ऐसे वसाइल हमारे हाथ में हैं जो बहाली का जो अमल होगा उसमें हमारे लिए बहुत काम आएंगे। फ़ारूक सलीम साहब, ये एक्सपोर्ट पे ज़रा अगर हम आ जाएं, तो जो रज़ाक दाऊद साहब फरमा रहे थे कि $3 बिलियन तक की हमारी एक्सपोर्ट कम हो सकती है, तो पहले ही हम जो है एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत सूरत हाल हमारी कोई अच्छी नहीं थी, तवक्कुआत हमने ज़्यादा वाबस्ता कर रखी थी, क्लेम्स भी बहुत ज़्यादा थे। इस सूरत हाल से जो एक्सपोर्ट में कमी हो रही है, उसके कितने नेगेटिव असरात आपको नज़र आते हैं? देखिए, दोनों तरफ अगर इक्वेशन को देख लें कि एक्सपोर्ट्स लाजमी बात है हमारी नीचे गिरेंगी, ना सिर्फ पाकिस्तान की नीचे गिर रही हैं बल्कि दुनिया भर में जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स हैं वो कह रहे हैं कि 15 से 20%, 30% तक भी कहा जा रहा है नीचे आ जाएंगी। तो एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे जाएंगी, लेकिन इम्पोर्ट्स शायद एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाएंगी। लेकिन वो तो हमने पहले भी बहुत सख्ती कर रखी थी, बहुत स्क्रू उसके ऊपर कर रखा था। इम्पोर्ट्स के ही कम करने का तो हम क्रेडिट ले रहे थे बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो एक्सपोर्ट्स नीचे जाएंगी, लेकिन इंपोर्ट्स उससे भी तेजी से नीचे जाएंगी। अच्छा। जिसका नतीजा ये होगा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो और बेहतर हो जाएगा। अब करंट अकाउंट डेफिसिट का आम आदमी से क्या ताल्लुक है, आम आदमी के ऊपर उसका क्या असर होता है, वो एक डिफरेंट डिबेट हो जाएगी। लेकिन इंपोर्ट्स नीचे तेजी से जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स भी नीचे जाएंगी, जिसके नतीजे में हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को खोल रहे हैं, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बहुत सारे एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। बल्कि बहुत सारे हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं जिनका माल एक्चुअली हाई सीज में था, समुंदर में था, उनके ऑर्डर्स भी कैंसिल कर दिए गए हैं और उनको कहा गया कि आप अपने कंटेनर्स जो हैं वो वापस बुला लें। हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो एक ही मुल्क से बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस होता है और वो है अमेरिका।
जहाँ पे हमारा कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट जो हैं वो टेक्सटाइल मिल्स का वो बहुत सारा माल जाता है, और अमेरिका से बेशुमार ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, और जो ऑर्डर्स ऑलरेडी पहुंचा दिए गए थे और वहाँ पे लेट्स से कि उन्होंने वादा किया था कि 30 से 60 दिन में आपको इसकी पेमेंट वापस मिल जाएगी, वहाँ पे भी कहा गया है कि अब पेमेंट जो है वो 180 दिन पे चली गई हैं। ठीक। तो इसका मतलब कि ये दो धारी तलवार चल जाएगी कि एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए गए हैं, ठीक। और जो माल ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर दिया गया है उसकी पेमेंट जो है वो कह रहे हैं कि अब 6 महीने बाद दी जाएगी। इंपोर्ट की बात की जा रही है कि जी हमारी इंपोर्ट भी कम हो रही है, और इंपोर्ट कम होगी तो उसके नतीजे में डेफिसिट, जितनी इंपोर्ट कम हो रही है और जितनी एक्सपोर्ट जो कि हमारी पहले ही बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो ये कमी जो है ये कोई बैलेंस होगी या नहीं, इसका हमें नुकसान होगा हमारी इकोनॉमी को? हमें 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 बहुत फायदा होगा। फायदा होगा। तेल की कीमत से जो हमें बचत होगी वो उससे कहीं ज्यादा है जो हमारे पास एक्सपोर्ट शॉक आएगा अगर वो $3 बिलियन का भी हुआ। ठीक है ना, हमारा देखे ना नेक्स्ट से कम हो गई है पेट्रोल की प्राइस, तो आपका अगर $15 अरब का सालाना बिल था तो वो तो आधा रह जाएगा, $7 बिलियन रह जाएगा। ठीक। तो और अगर $3 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट कम हुई है तो चले मतलब $4 बिलियन का तो खालिस आपकी बचत हो गई ना। इसके अलावा भी कमोडिटीज में एडिबल ऑयल वगैरह जो है उनकी कीमतें बहुत कम हैं, तो आपके लिए बड़ी आसानी है अल्लाह मियाँ, मतलब हमारे लिए जो इस मौके पे, मुश्किल के मौके पे अल्लाह ने हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा कर दी। फारूक साहब, साथ ही महंगाई के बारे में बता दें कि जो गवर्नमेंट कह रही है जी इतनी कम हो गई, मजीद कम होगी, ये जो इसका क्रेडिट ले रहे हैं, इसके ऊपर ज़रा बता दें कि इसकी क्या सूरत है? जब महंगाई की बात करते हैं तो मेरा जो एम्फोसिस है, मेरा जो फोकस है वो फूड इन्फ्लेशन पे रहता है, यानी कि खुराक की कीमतें किस तेजी से बढ़ रही हैं या किस तेजी से कम हो रही हैं। जो जनरल रेट इन्फ्लेशन का है वो भी IMF वाले, वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे हैं कि 11.8 ही रहेगा, जो पाकिस्तान के हवाले से बहुत हाई है, डबल डिजिट में ही रहेगा। जो उम्मीद की जा रही थी कि सिंगल डिजिट में आ जाएगा, शायद ऐसा ना हो पाए। फूड इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह मैं ये बताता हूँ कि हमारे 70 से 80% आबादी जो है वो अपनी 70 से 80% आमदन खुराक की आइटम्स के ऊपर खर्च कर देती है, और अगर खुराक की आइटम्स बहुत तेजी से बढ़ रही हों तो फिर इसका मतलब है कि जो आम आमदन वाले तबकात हैं उनके ऊपर इसका असर बहुत ज्यादा हो रहा है। फूड इन्फ्लेशन तारीखी तौर पे अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। हम तारीखी पिछले अगर 40-50 साल की तारीख भी देख ली जाए तो फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इतनी हाई नहीं होती थी जितनी आजकल चल रही है, जिसका मतलब ये है कि कम आमदन तबकात जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जो लोग शराय गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, उनके ऊपर इजाफी बोझ खुराक का इस वक्त बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो डॉक्टर फ़ारूक सलीम और डॉक्टर वकार मसूद खान साहब से मजीद गुफ्तगू करते हैं इसी मौजू के ऊपर। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर वकार मसूद खान साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़जाना, और डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुमताज़ माहिर मईशत, हमारे मेहमान हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। वकार साहब, ये महंगाई के हवाले से आपकी क्या जो क्लेम है कि जी महंगाई जो है वो कम हो रही है, तो महंगाई अगर कम होगी तो ये जो माशी सूरत हाल है उसके नतीजे में जो बाइंग पावर है वो भी तो हो रही है, और फिर क्या फूड इन्फ्लेशन की जो बात हो रही है, अगर वो फूड इन्फ्लेशन होता है तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? महंगाई के आदाद शुमार तो भले आप जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन असल चीज़ तो ज़रूरियात, जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात है उसकी ख़रीद है। बहुत आपने सही फरमाया। और देखिए मतलब इस वक्त तो इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है। मैं नहीं देख रहा कि अभी मुस्तकबिल करीब में ये बात रिवर्स हो जाएगी और ये बात जो है इन्फ्लेशन दोबारा आ जाएगा। लेकिन फूड इन्फ्लेशन का भी नहीं है। मैं अभी अर्ज करता हूँ। देखिए फूड इन्फ्लेशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो फूड कम हो रहा है तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, लेकिन अभी भी फूड इन्फ्लेशन जो मतलूब है उससे ज्यादा है। और इसके लिए मैं यही कहूँगा कि हमारी ये जो जिंदगी इसमें मुश्किलात आई हैं और लॉजिस्टिक्स खराब हुए हैं, उसके असरात मुझे नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं कुछ चीजों की, दालों की कीमत, दालें तो हम बनाते ही नहीं है, ज्यादातर इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर ये जरा सा रुपी हमारा अनस्टेबल हुआ था तो दालों की कीमत उस वजह से भी जो है खराब रही होगी।
लेकिन उमूमी तौर पे आपने देखा 2-2 रुपए का टमाटर जो है वो बिक रहा है बेचारे, मतलब ठीक अभी तो ये खतरा है कि बेचारे लोग, हमारे किसान जो है भाई, अब उनके ऊपर मुसीबत ना आ जाए ठीक कि जनाब उनकी 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 पैदावार खरीदने वाले कोई ना हो। तो हुकूमत को इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि जो अशियाए ज़रूरत, खुसूसन ये वाली जो पेरिशेबल जिन्हें हम कहते हैं, ठीक ये सब्जियां और फल, ये आए और वक्त में लोगों को मिल जाए। ठीक। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, ये जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने खोलने की बात की है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, ये हमारी इकॉनमी को इन हालात में बूस्ट करने में मदद देगी, यानी ये हम एक टेम्परेरी फायर फाइटिंग वाला काम कर रहे हैं कि जो उबाल है या अलाव है वो ना फट पड़े और या आतिशफिशा ना फट पड़े? कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा है कि आप समझिए कि संभाली नहीं जा रही। जो हम विफाक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा, मार्च की 22 तारीख को जो तकरीर की, उसमें उन्होंने हमें लॉकडाउन ना करने के फ़वाइद गिनवाए। उसके कोई आधे घंटे के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने पूरा ऐलान कर दिया लॉकडाउन का, फिर पंजाब हुकूमत ने पूरा लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। तो यहाँ पे जो विफाक की अंडरस्टैंडिंग है, जो सूबों की अंडरस्टैंडिंग है, और अगर एक एलिमेंट इसमें आप फौज का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी डाल लीजिए। आपको याद है कि मार्च की 23 तारीख को 24 घंटे के अंदर अंदर डीजी आईएसपीआर साहब जब टेलीविजन पे आए तो उन्होंने हमें बताया कि सूबों ने आर्टिकल 245 को इन्वोक कर लिया है और फौज तलब कर ली गई है। तो एक इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कोरोना वायरस की, और जो इकोनॉमिक की हालात, जो इकोनॉमी के हालात होने वाले हैं, उसकी विफाक की एक और अंडरस्टैंडिंग है, ठीक, सूबों उसमें की। सूबों की एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, उसमें फौज की इस्टेब्लिशमेंट की एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। तो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, कंप्लीटली कन्फ्यूज़्ड हैं। वी सही। डोंट हैव अ नेशनल स्ट्रेटजी। सूबा कुछ और कर रहा है, विफाक कुछ और करना चाहता है, और आम आदमी है वो अब आज आप सड़क पे निकल दें तो लगता है कि जैसे लॉकडाउन का कतन कोई ताल्लुक उन पे नहीं है। ठीक सब बात। लोग बाहर निकल आए हैं। हुकूमत ने जो बयान दिया था, वज़ीर आज़म साहब ने, उन्होंने कहा कि जो जुज़वी लॉकडाउन है उसको 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। अब मैं घंटों भर ये जो फ़िक्रा है इस पे गौर करता रहा कि जुज़वी लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा रहा है। ये जुज़वी लॉकडाउन क्या होता है? एक्सटेंशन क्या हो रही है? फिर आपने कहा कि जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दी गई है, लेकिन उसका सारा का सारा सप्लाई चेन जो है वो तकरीबन बंद है। सही। अगर सप्लाई चेन बंद है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैसे चलेगी? वकार साहब, आखिरी बात एक ये फरमा दीजिएगा कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोला है, इससे रिलेटेड इंडस्ट्री को खोलने की कोशिश है, इसका कोई इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक बहुत बड़ा रिस्क भी ले रहे हैं इस कोरोना के वायरस की सूरत हाल के अंदर और उतना इफेक्ट भी नहीं आया और कल हम ये खड़े हो कि ना हमारी मईशत को कोई फ़ायदा हुआ, बल्कि जो हमारा दूसरी तरफ जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके ऊपर प्रेशर बना और वहाँ हमें नुकसानात उठाने पड़े? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल फैसला है, क्योंकि मतलब जो लोग गुजर गए पीक से, उन्होंने गुफ्तगू शुरू की है कि थोड़ा बहुत लॉकडाउन को जो है वो कम कर देंगे, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन वाला जो है ये तो बहुत बड़ी जंप है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता आप खुद जानते हैं कि 40 और मजीद सनतें हैं जो उसके से जुड़ी होती हैं, और उनमें से तो बेशतर बंद है जहां से आपको उसकी जो सप्लाई लाइन है कंस्ट्रक्शन की वो आपने बंद अब कर। उसकी सप्लाई लाइन जो है वो तो देखिए ना, मेरा मतलब ये कि मजदूर अगर काम करने आएगा तो वो सड़कों पे बसें तो चल नहीं रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं। अच्छा, और फिर ये कि सिंध में एक राज है, पंजाब में या केपीके में तीसरा राज है, तो मतलब यदि ये हमारा एक ज़हनी खलजान तो है इस वक्त। यही डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी यही फरमा रहे हैं कि ये कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन की वजह से कोई नेशन वाइड जो है कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, लोग भी कंफ्यूज हैं, हुकूमतें भी कंफ्यूज हैं, इदारे भी कंफ्यूज हैं। बस ये है सूरत हाल हमारे सामने। अल्लाह ताला जो है हमारे रहनुमाओं को मज़ीद राब्ते और अफ़ाम तफ़हीम के साथ एक कौमी हिकमत अमली जो है अपनाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर वकार मसूद साहब। डॉक्टर वकार मसूद खान साहब की इसी
अच्छी बात के ऊपर कि अल्लाह ताला हम सबको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने की और एक ऐसी पॉलिसी जो हमारे आवाम की फ़लाह में हो, जो हमारे रियासत की फ़लाह में हो, वो बनाने की तौफ़ीक भी दे और उस पर अमल करने की तौफ़ीक भी दे। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, डॉक्टर वक़ार मसूद ख़ान साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ़्ते इसी प्रोग्राम में इसी वक्त इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।